हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर, जिसमें हमने स्टार्ट किए थे क्लास 12th की पॉलिटिकल, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके अंदर हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में। कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे और इन्होंने आज़ादी को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतिश भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था चुनौती के बारे में, कौन कौन सी चुनौती आई थी। सबसे पहले चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना, और तीसरी चुनौती थी एक ऐसे राष्ट्र की निर्माण करना जिसमें सबके भले के लिए सबका भला हो, गरीबों व पिछड़े वर्ग के लोगों का भला हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, यो तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रजवाड़ों का विलय। हाँ, तो अब हम शुरू करने वाले हैं रजवाड़ों का विलय। जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। पहला हिस्सा था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और दूसरा हिस्सा था देसी रजवाड़े। अब हम बात करें कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत की, तो इसमें तो सीधा सीधा अंग्रेजी शासन था, मतलब अंग्रेजों का शासन था। और कुछ छोटे छोटे ऐसे देश थे, ऐसे राज्य थे, कुछ छोटे छोटे ऐसे राज्य थे जो कि रजवाड़ों के नाम से जाने जाते, और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजी जो राज था ना, उसकी अधीनता ले रखी थी, जिसके अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का ही शासन कर सकते थे। अब हम उसके बाद देखते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तब पहले आज़ाद होने के बाद रजवाड़ों के विलय में जो पहली समस्या आई थी वो यह थी कि आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत के साथ साथ रजवाड़े भी ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। कहने का मतलब था कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके साथ साथ रजवाड़े भी, उनको भी आज़ाद कर दिया गया था। अब हम बात करें कि जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो, मतलब आज़ादी के समय जो देश में रजवाड़ों की संख्या थी वो तकरीबन 565 संख्या थी रजवाड़ों की संख्या। रजवाड़े थे। अब अंग्रेजी राज का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों ने यह निर्धारित कर दिया कि जो देसी रियासतें हैं यानी कि रजवाड़े हैं वो अपनी मर्जी से या तो भारत में रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं। उसके बाद हम देखें, हाँ, या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर भारत में रह सकते हैं। उनके साथ एक और उनका मतलब मत था कि रजवाड़े के जो राजा थे वो चाहे तो वो खुद अलग से
अलग से अपनी स्वतंत्रता कायम कर सकता है। वो खुद अपनी अलग से स्वतंत्रता कायम रख सकता है। लेकिन जब रजवाड़े खुद अपनी स्वतंत्रता कायम करेंगे तो उससे भारत के प्रभुत्व अखंडता पर उसका जोर पड़ता है, क्योंकि ऐसे में ये होगा कि जब हर 565 रजवाड़े थे, अगर हर एक ने अपनी अलग अलग स्वतंत्रता हासिल कर ली तो भारत एक छोटे छोटे देशों में बिखर जाएगा, जिससे इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं कि जब रजवाड़ों के राजाओं को यह अधिकार मिला कि वो अपनी मर्जी से या तो पाकिस्तान में चला जाए या फिर भारत में रह जाए या खुद का एक स्वतंत्र राज्य बना ले, देश बना ले अलग से, तो इसमें सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। उसके अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही एक घोषणा की। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे, मसलन भोपाल के नवाब, इन्होंने भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। इससे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का खतरा था। अब हम आगे देखते हैं कि माउंटबेटन योजना, ये योजना क्या थी? तो इसी योजना के तहत कि रजवाड़ों को यह अधिकार मिला था कि वह अपने अधिकार में, मतलब कि अपने हिसाब से चाहे तो भारत में या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब रजवाड़ों के शासकों को मनाने व भारत संघ में शामिल करने के लिए सरदार पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई। अब हम उसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो अहम भूमिका निभाई थी, आज के समय में हमको लग सकता है कि वो सरल था, लेकिन उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अन्य भी प्रशासनिक तंत्र थे। अब इन सबको एकजुट करके भारत संघ में मिलाना ये बड़ा कठिन काम था। आज के समय में हमें भले आसान लग सकता है कि ये आसान होगा, लेकिन अब इतने सारे रजवाड़ों को एक साथ करना ये बड़ा कठिन काम था। अब हम आगे देखते हैं कि देसी रजवाड़ों की चर्चा, मतलब कि जब इनको स्वतंत्रता मिली थी तब इन लोगों की पहली चर्चा थी। तो 3 चर्चाएं थी, जिसमें पहली थी कि ज़्यादातर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी कि भारत सरकार का बर्ताव जो है वो लचीलापन था। लचीलापन मतलब जिसमें कुछ इलाकों को स्वतंत्रता का देने को तैयार था। मतलब कि भारत जो है वो कुछ रजवाड़े ऐसे भी थे जिनको वो स्वतंत्रता देने को तैयार थे कि आप अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भारत संघ में शामिल हो जाओ। और तीसरी बात कि विभाजन में सीमांकन के सवाल पर खींचातान। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल था उसमें, जैसे कि जब 15 अगस्त 1947 के आज़ादी से पहले सरकार ने एक सहमति पत्र बनाया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जेक्शन। मतलब कि इसके तहत बाकी के जो रजवाड़े बाकी रह गए थे उनको शामिल किया गया था। और हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं कि जब विलय हुआ था तब जूनागढ़ हो गए, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इनका जो विभाजन हुआ था ये बड़ा कठिन था। फिलहाल हम देखेंगे हैदराबाद और मणिपुर के बारे में।
इसी में आगे बढ़ेंगे। और कश्मीर का जो विलय है वो हम आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हैदराबाद और मणिपुर के विलय के बारे में। हाँ, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हैदराबाद का विलय। इसके बाद एक और है मणिपुर का विलय। तो पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी जो बचे हैं वो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। अब हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक है, निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थित बहल रखने को एक समझौता किया था। तेलंगाना इलाके के किसानों ने मतलब जो ये जो समझौता किया था ना, ये सिर्फ 1 साल का ही था। ठीक है ना, ये सिर्फ 1 साल के लिए समझौता किया था। लेकिन इसके बाद भी जब कांग्रेस भारत की जो सरकार थी वो इनके साथ बातचीत में रहती थी। अब जब ये समझौता हो गया उसके बाद जब तेलंगाना इलाके के किसानों ने निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में महिलाएं आंदोलन से जुड़ी, मतलब इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो जुड़े थे वो महिलाएं थी, क्योंकि ये निजाम के जो शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ था वो महिलाओं पर ही हुआ था। आंदोलन से जुड़ी। और हाँ, एक आंदोलन, हाँ चलो, इस आंदोलन से जुड़ी हैदराबाद आंदोलन का गढ़ बन गया था। मतलब कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब ना हैदराबाद है वो एक आंदोलन का गढ़ बन गया था। मतलब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, इसकी वजह से वो एक गढ़ बन गया था। और इसमें कम्युनिस्ट और हैदराबाद की कांग्रेस सबसे आगे थी, क्योंकि इनको भी पता था कि ये निजाम जो है वो किस तरह का दमनकारी या मतलब अत्याचारी शासन काल कर रहा था। मतलब महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इसके शासन में। ठीक है, इस आंदोलन को देखते हुए निजाम ने अर्धसैनिक बल भेजा। मतलब इस आंदोलन के खिलाफ निजाम ने एक अर्धसैनिक बल भेजा था जिसे राजाकार कहा जाता था। अब ये राजाकार क्या होता था पता है? ये राजाकार जो होते थे ये कुछ लोगों का एक संगठन हुआ करता था। इस संगठन के लोग ना किसी पर भी रहम नहीं करते थे, सबके साथ एक सलूक बर्ताव करते थे, उनको बेरुखी से मारना। और इनको एक और था, इनको हर तरह की छूट थी। ये जो है ना, ये महिलाओं को मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनका बलात्कार करते थे, लूटपाट करते थे। ये जो राजाकारों ने इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया था और सबको मारना पीटना शुरू कर दिया था। तो ये था हैदराबाद का एक शॉर्ट फॉर्मेशन में विलय। अब हम इसके बाद देखेंगे मणिपुर का विलय। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि मणिपुर का विलय, जब मणिपुर का विलय हुआ था तब उसमें क्या क्या बातें हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज़ादी के चंद रोज पहले, मतलब कि आज़ादी से थोड़ा समय पहले, मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत विलय करने का एक हस्ताक्षर किया था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। मतलब कि जब आज़ादी से पहले जब महाराजा बोधचंद्र ने भारत के साथ जुड़ने के लिए एक हस्ताक्षर साइन किया था और बदले में उनको यह आश्वासन दिया गया था, मतलब कि जब यह महाराजा बोधचंद्र ने भारत संघ में विलय होने के लिए सहमति दी थी
तब उनको एक बात की आश्वासन दी गई थी, मतलब कि उसे एक बात का विश्वास दिलाया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। मतलब कि आंतरिक सुरक्षा, मतलब कि जैसे बाहरी तौर पर तो सरकार राज करेगी। रजवाड़ा को विलय से पहले जब अंग्रेज सत्ता के साथ जब थे ना, तब रजवाड़ों में राजा हुआ करते, उसमें राजा के साथ संधि विच्छेद हुआ था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा उन पर शासन किया जाता, लेकिन वो अपने घर के मामलों में, आंतरिक मामलों में खुद शासन किया करते थे। उसी तरह से ये हुआ था। जनमत के दबाव में 1948 जून में पहली बार चुनाव किए गए थे। मतलब कि जनमत से, मतलब कि मणिपुर की जनता के सहमति से 1948 जून के महीने में चुनाव कराए गए थे, जिसके फलस्वरूप मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। मतलब कि जब जनमत हुआ था, चुनाव हुए थे, उसके फलस्वरूप पहली बार मणिपुर में संवैधानिक स्थापित हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव किया गया था। अब हम आगे देखेंगे कि मणिपुर विभाजन में भारत में जो हुआ था, भारत सरकार चाहती थी कि मणिपुर जो है वो भारत संघ में विलीन हो जाए, लेकिन बाकी की जो पार्टियां थी, जो क्या बोलते हैं, बाकी की जो पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 1949 दिसंबर के महीने में अंततः ये सफलता मिली और मणिपुर भी भारत संघ में विलीन हो गया। तो ये थी आपने आज की क्लास, जिसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया। हैदराबाद और मणिपुर का लास्ट 2 चैप्टर मणिपुर का विलय था, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम इसकी आगे कल क्लास लेंगे। ओके।